कोई भी स्टॉक उठाए, मुझे बताएं ये डबल होगा या नीचे आएगा? इसका जवाब कैसे देंगे आप मुझे? वैल्यूएशन देखेंगे, पी सस्ता होगा तो ले लेंगे? मैं ऐसा नहीं करता। मैं पहले 3 चीजें देखता हूं, अगर वो तीनों चीजें ठीक है तब मैं वैल्यूएशन पे जाता हूं, और वो 3 चीजें हैं रेवेन्यू, मार्जिन्स एंड शेयर होल्डर्स रिटर्न। क्यों, कैसे? दिस इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन टुडे विद द लाइव सेक्टर एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप और मैं क्योंकि एक ही वेवलेंथ पे आ जाएं, मुझे ये बताएं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बारे में हमें कौन सी चीज बिल्कुल पता है फॉर श्योर? अर्निंग्स ऊपर जाएंगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। पिछले 10 सालों में कोई भी स्टॉक उठा के देखें, अगर वो आज ऊपर है 10 साल से पहले, तो आई एम 100% श्योर कि उसकी अर्निंग्स ज्यादा होंगी। हो ही नहीं सकता कि उसकी अर्निंग्स 10 साल पहले जितनी थी आज उससे नीचे है और स्टॉक उसका ऊपर होगा। मैं इलिक्विड स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, अच्छे इन्वेस्टेबल स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। मीनिंग अर्निंग इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर, राइट? बट अर्निंग्स हवा में ऊपर नहीं जाती, कुछ चीजें होनी पड़ती हैं। रेवेन्यू, मार्जिन्स, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेवेन्यू। फुरकान, क्यों रेवेन्यू से शुरू कर रहे हैं? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये बेसिक है, सबसे पहला स्टेप है। इस तरह मुझे बताएं, आप कितने पैसे कमा सकते हैं? अनलिमिटेड, राइट? आप अच्छी सर्विस देते हैं, आप अच्छे आदमी हैं, अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। बट कितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? मैक्सिमम कॉस्ट कटा कटा के जीरो पे लेके आ सकते हैं, राइट? सो रेवेन्यू इज द थिंग जिस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। अब सवाल आता है फुरकान भाई, कंपनी का रेवेन्यू मतलब कितना माल बेचा और कितने में बेचा? दैट्स इट। 1000 बिस्किट बेचे, 100 रुपए में बेचे, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू। मींस रेवेन्यू के लिए वॉल्यूम और प्राइस इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक बहुत बड़ा इशू आता है। कितना भी बेचना है बेच लें, बट कभी कभी कितने में बेचेंगे ये गवर्नमेंट या रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की एग्जांपल देता हूं ताकि दोनों हिस्सों को आप समझ सकें। सीमेंट सेक्टर, कितना बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, ओपन है, आपके ऊपर है। गाड़ियां, कितनी गाड़ियां बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, आपके ऊपर। स्टील, सेम। टेक्सटाइल, सेम। फूड प्रोडक्ट्स, सेम। नाउ लेट्स सी सेक्टर्स जहां पे प्राइस या तो लॉक्ड है या सेमी लॉक्ड है, जैसे बैंक्स। बैंक्स के रेवेन्यू का सिर्फ एक हिस्सा उनके हाथ में, दूसरा हिस्सा मतलब कितने में बेचेंगे इनके हाथ में नहीं है। पहले मुझे ये बताएं, बैंक्स बेचते क्या है? बैंक्स पैसा बेचते हैं। हाँ हाँ, बैंक्स पैसा बेचते हैं। ये जो हमें नजर आता है ना, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, ये पैसा बेचा है इन्होंने। पैसा आता कहां से? जब आप और मैं इनके बैंक को यूज करके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलते हैं, यहां से आता है पैसा। अब आप और मैं अगर किसी बैंक को बहुत पसंद करते हैं तो उसी से बैंकिंग करेंगे, अपना पैसा वहीं रखेंगे। तो ये कितना बेचा आ गया, कितने में बेचा इनके हाथ में नहीं है। स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है ये है प्राइस ऑफ मनी, यानी कितने में बेचा, और ये इनके हाथ में नहीं है। फार्मा सेक्टर एक और एग्जांपल, जितना बेचना है बेचो, बट इसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी जरूरी अद्वियात गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस डीआरएपी के थ्रू। एक और एग्जांपल, ऑयल एंड गैस। ऑयल कंपनीज कितना बेचा, जितनी मर्जी है भाई, जितना तेल निकलता है उतना बेच दो। कितने में बेचा, ऑयल में डिटरमाइन करता है इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल की प्राइसेस ज्यादा हैं तो ज्यादा में बेचा, कम है तो कम में बेचा। लेकिन गैस के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपका गैस कितने में बिकेगा। कितना बेचना है आपकी मर्जी, जितना गैस निकाल सकते हो निकालो, बट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वैलिड प्राइसेस, जो डिपेंड करती है किस पॉलिसी के अंदर आके गिरता है, फील्ड कब ऑनलाइन आई है, ऑफ शोर है, ऑन शोर है, बट प्राइस गवर्नमेंट दे चुकी है और हर 6 महीने पे गवर्नमेंट देती है। ऐसे ही फर्टिलाइजर सेक्टर है, जितना यूरिया बनाना है बनाओ, जितना यूरिया बेचना है बेचो, लेकिन एक सॉफ्ट कैप है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन कंपनीज को गैस सस्ती मिलती है वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट एलएनजी की प्राइसेस के मुकाबले में या बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में। गवर्नमेंट एक सॉफ्ट कैप रखती है, प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं तो आपको अखबारों में सुनने को मिलता है कि यार प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। सो दो किस्म की कंपनीज है पाकिस्तान, दोनों कंपनीज को जितना बनाना है जितना बेचना है अलाउड है, बट कुछ कंपनीज जितने में बेचना चाहे बेच सकती हैं और कुछ कंपनीज में लॉक्स होते हैं। एक मिनट फुरकान भाई, मतलब सीमेंट वाले 1500 रुपए की बोरी बेचें या 3000 रुपए की बोरी बेचें इनके हाथ में? ऐसा नहीं होता है, मार्केट फोर्सेस भी डिटरमाइन करती है कि कितने में बेचेगा, बट ये बेचना चाहे अगर डिमांड है तो बेच सकते हैं, कोई लॉक नहीं है। ये सोचे ना, अगर सारी कंपनीज 100% प्रोड्यूस करने शुरू कर दें तो क्या 1500 रुपए की भी सीमेंट की बोरी बिकेगी? आई डोंट थिंक सो। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल है मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई। अब इन्वेस्टर्स के लिए फुरकान की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फुरकान एज एन इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होना कि इन दो कैटेगरीज में से वो पहले कौन सी कैटेगरी चूज करेगा फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग,
आई विल ऑलवेज चूज कंपनीज जिसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं मार्केट डायनेमिक्स से लड़ सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरी प्रोडक्ट को इजाजत नहीं है महंगा बिकने की डिस्पाइट डिमांड है, तो मुझे कुछ खास मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है दीज आर द बेस्ट कंपाउंडर्स। अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐसी कुछ कंपनीज मिल जाएं, राइट देम डाउन एंड देन मेरे साथ सेकंड स्टेप पे चलें, विच इज मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये पैसा इनका बचा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन्स। बट फुरकान भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी के पास पैसा एंड में कितना आएगा, और ये डिटरमाइन करता है कि कंपनी की ग्रोथ फास्ट होगी या स्लो होगी। ग्रो करने के लिए डेट लेना पड़ेगा, शेयर इशू करने पड़ेंगे, या अपने ही मार्जिन से ग्रो कर पाएंगे खुद ही। ये गलत फहमी है कि जब भी ग्रो करना है तो इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, इसका मतलब आपको इन सब की जरूरत शायद बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। यानी जो कंपनी 5% मार्जिन पे काम करती है वर्सेस एक कंपनी जो कि 50% मार्जिन पे काम करती है, दोनों की ग्रोथ फोरकास्ट में बहुत फर्क होगा। एक के पास खुद का पैसा है, एक के पास नहीं है। एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, 100 करोड़ रुपए की सेल है, एक कंपनी 5% मार्जिन कमाती है, 5 करोड़ रुपए साल के एंड में बचते हैं। और एक दूसरी कंपनी जो कि 100 करोड़ की सेल करती है, 50% मार्जिन कमाती है, उसके पास 50 करोड़ रुपए बचते हैं। और जब ये 50 करोड़ यही कंपनी अपने ही बिजनेस में लगाएगी, तो उसको फिर डेट लेने की शायद जरूरत ना पड़े, शायद उसको इक्विटी नए शेयर इशू करने की, राइट करने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी ग्रोथ को लंबा लेके चल सकती है। अब मार्जिन है ना, बहुत किस्म के होते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, इबिडा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन। मैं ऑपरेटिंग मार्जिन फॉलो करता हूं। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मेन कॉस्ट, कोर कॉस्ट माइनस सैलरीज एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग बिजनेस मार्जिन है आपका। इसके नीचे आता है फाइनेंस कॉस्ट या अदर कॉस्ट। मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, फुरकान भाई नेट प्रॉफिट क्यों नहीं? ये तो असल पैसा है ना जो बचता है। फॉर श्योर हम क्या कर रहे हैं? हम अच्छे सॉलिड कंपाउंडर्स ढूंढ रहे हैं, यानी हमें ऐसे बिजनेसेस चाहिए जिसको हम लंबा फोरकास्ट कर सकें। अब मुझे बताएं, क्या आप इंटरेस्ट रेट का फोरकास्ट कर सकते हैं? आज से 6 महीने साल बाद इंटरेस्ट रेट क्या होगा, खासतौर पे पाकिस्तान में? या टैक्स रेट 2018-19 में क्या होता था, आज टैक्स रेट क्या है, और 2029 में कितना होगा, हमें नहीं पता। बट ऑपरेटिंग मार्जिन आपको बताता है कोर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, एंड कोर स्ट्रेंथ बताता है कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ। ये जो मार्जिन की डिफरेंशिएशन है ना, ये आपको एज एन इन्वेस्टर पता होने चाहिए। और अगर नहीं पता है तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी आपके सामने आए और आप इसको गलत मार्जिन पे देख लें और उसको जाने दें, यानी जो कि वेल्थ कंपाउंड कर सकती थी आपकी बहुत ज्यादा, निकल गई हाथ से। फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इन्वेस्टर्स, अकाउंटेंट वाला नहीं, इन्वेस्टर्स वाला। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, गो वॉच देम। बट अगर आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लोकल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखना है, मेरा एक कोर्स है जहां मैंने उंगली पकड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करने हैं, वहां से एनालिसिस कैसे करना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज, ये बताया है। और ये उंगली पकड़ने वाली एग्जांपल मैं नहीं कह रहा हूं, रिव्यूज कह रहे हैं। सो जिंदगी में कभी भी अगर आपके पास 6 घंटे हो, चाहे आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, या अभी अभी शुरू कर रहे हैं, जरूर चेक कीजिएगा। बट बैक टू मार्जिन। फुरकान, सेक्टर टू सेक्टर मुझे ये बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर की मेन कॉस्ट क्या है, ताकि मैं ऑपरेटिंग मार्जिन को सही से समझ सकूं? Here you go. फर्टिलाइजर के पीछे गैस कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, बैंक्स के पीछे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी सेविंग अकाउंट में मुझे कितने पैसे बैंक दे रहा है, ये इनकी कॉस्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। सीमेंट के पीछे कोल एंड पावर, टेक्सटाइल के पीछे कॉटन एंड पावर, ऑयल एंड गैस के लिए जमीन में ऑयल निकालने के लिए डिग करने की कॉस्ट और गवर्नमेंट जो रॉयल्टी ले लेती है, केमिकल्स के लिए पावर कॉस्ट, रिफाइनरीज के लिए क्रूड ऑयल की कॉस्ट, ऑटोस के लिए सीकेडी की कॉस्ट और डॉलर का रेट, फूड कंपनीज के लिए पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्ट, फार्मा के लिए एपीआई की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट और डॉलर की कॉस्ट, और सॉफ्टवेयर के लिए स्किल्ड लेबर की कॉस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सोचें कि आपके बिजनेस की कॉस्ट, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी, उसकी बिजनेस की कॉस्ट कम कैसे हो सकती है, वो भी ट्रिक देता हूं। अगर आपकी कंपनी जो रॉ मटेरियल यूज करती है, अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी आपकी कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो बगैर प्रोड्यूस हुए, बगैर प्रोसेस हुए एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज एन एज, यानी पाकिस्तान उस प्रोडक्ट में कंपेटिटिव है।
इसका मतलब आप जो भी बनाएंगे आप दुनिया में कंपेटिटिव होंगे। अब सोचिए पाकिस्तान किन किन जगहों पे कंपेटिटिव है। एग्रीकल्चर, सारे प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, कॉटन का हाल हमने देख लिया है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं जिसमें हम कंपेटिटिव हैं। देखें, जाके देखें पाकिस्तान क्या कमोडिटी एक्सपोर्ट करता है और क्या उसके आगे कोई बिजनेस लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो क्या वो लिस्टेड है? कम मिलेंगे बट मिलेंगे। इसका बहुत ही डिटेल्ड एक प्रोसेस है जो हम अपने एडवाइजरी क्लाइंट्स के लिए फॉलो करते हैं बिफोर लुकिंग एट एनी स्टॉक। बट इन्वेस्टर के लिए नोट देना बहुत जरूरी है, और वो नोट ये है, हम एट इन्वेस्ट कार ऑपरेटिंग मार्जिन का नंबर जरूर देखते हैं, बट कॉस्ट क्या है जिससे ऑफकोर्स ये मार्जिन निकलता है वो उससे ज्यादा गौर से देखते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन इज द रिजल्ट, कॉस्ट इज द मेन थिंग। मुझे उन कंपनी से मोहब्बत है जिन कंपनीज के अंदर कोई कॉस्ट का एडवांटेज होता है, चाहे वो मुल्क के थ्रू आ रहा हो या कंपनी ने खुद ने क्रिएट किया हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज का ये एडवांटेज लंबे टाइम तक रहता है। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, दीज आर द कंपनीज दैट यू नीड टू सर्च फॉर। ये वो कंपनीज हैं जो अगले 10 साल में बहुत अच्छा करने वाली हैं, जो ब्रॉड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है ना पाकिस्तान के अंदर उसमें। बट ये कंपनीज कम है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान के अंदर वो कंपनीज हैं जिनका पूरा पूरा बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट है। कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज। अब ये सोचे आईएमएफ ने आपको क्या कहा है, अगले 5 साल के अंदर आपको ड्यूटीज को या तो खत्म कर देना है या बहुत कम कर देना है। तो अगले 5 साल में इन अक्सर बिजनेसेस का ऑपरेटिंग मार्जिन जाएगा कहां? सो इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक मी, जिस तरह डिटेल में स्टॉक को देखना है हमने, फाइंड कंपेटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। वंस अगेन, वो मुल्क से भी आ सकता है, वो कंपनी का खुद का क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है। अब दोनों पॉइंट्स को लिंक करते हैं, फिर थर्ड पे जाते हैं। मार्जिन बढ़ाना इज नॉट इजी रिलेटिवली, मतलब सेल्स को बढ़ाना आसान है वर्सेस मार्जिन को बढ़ाना, क्योंकि आप जैसे ही मार्जिन को बढ़ाएंगे और कंपेटिटर्स आ जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। लेकिन सेल्स को कंपेटिटिव एडवांटेज के थ्रू, चाहे वो कॉस्ट का हो या सेल्स का हो, बढ़ाना रिलेटिवली इजी है। लेकिन अगर दोनों चीजें साथ हैं, ऑसम कंपनी। तो अगर रेवेन्यू सॉलिड है, मार्जिन्स अच्छे हैं, अब बस मुझे एक और चीज देखनी है जो अक्सर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स रिटर्न। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, मैं अपने आप को जितना बड़ा मालिक बोलूं उस कंपनी का, मैं हूं तो शेयर होल्डर, राइट? तो जहां मैं कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मैं उस कंपनी का शेयर बेच के किसी बेहतर कंपनी में जा सकता हूं। बट सबसे पहले, व्हाट इज शेयर होल्डर्स रिटर्न? एज अ मालिक, मुझे मेरे शेयर्स के ऊपर कितना रिटर्न बचा? क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सारी कंपनीज देखी हैं जिनकी सेल्स ग्रोथ इज फास्ट, मार्जिन्स आर गुड, लेकिन जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना, कैपिटल बर्बाद करने लगते हैं, ऐसे बिजनेसेस में डाल देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, या जिसका रिटर्न 25 साल के बाद आना है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट पे तो अच्छा लगता है कि यार ये कंपनी इस कंपनी को ओन करती है, बट एज अ शेयर होल्डर मेरा कैपिटल जाया हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप मुझे बताएंगे आप कौन सा बिजनेस खरीदेंगे। दो बर्गर शॉप है, पहला बर्गर शॉप 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता है, दूसरा बर्गर शॉप करोड़ रुपए पैसे कमाता है। पहली शॉप बहुत फैंसी है, जब पैसे बनना शुरू हुए उसने नई मशीन ले ली, दुकान की रेनोवेशन करा दी, कैपिटल लगा दिया बिजनेस के अंदर, जो कि अब 15 करोड़ का कैपिटल है इस बिजनेस में। दूसरा वाला सिंपल बिजनेस है, 5 करोड़ रुपए लगे में करोड़ रुपए साल के निकाल देता है। आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें, फैंसी वाले में या सिंपल वाले? मैं सिंपल वाले में करूंगा। कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 करोड़, यानी कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, 20% रिटर्न। और पहले वाले का 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 15 करोड़, 10%। अब अनलेस पहला वाला बिजनेस 3 करोड़ रुपए का नफा बनाना शुरू कर दे, वंस अगेन रेवेन्यू वाली बात, ज्यादा बर्गर बेचे या महंगा बेचे, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरा कैपिटल जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और एज अ शेयर होल्डर मेरे पास ऑप्शन है, ये बेच के मैं कुछ और ले सकता हूं। यानी आई एम इंटरेस्टेड इन द बिजनेस जिसका रिटर्न टू शेयर होल्डर इज हायर, एंड दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर लेवल जो अच्छे कंपाउंडर के अंदर होता है, अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना। अच्छा, बाय द वे, शेयर होल्डर का रिटर्न और डिविडेंड डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर के रिटर्न का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये सोचे ना, ये जो मेरा 5 करोड़ वाला सेकंड बर्गर वाला था, ये कहता है कि फुरकान भाई बहुत तेज ग्रोथ आ रही है, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे सकता, और जब मैं आपको डिविडेंड दूंगा भी ना तो आपको 15% कट के मिलेगा। मतलब करोड़ रुपए में आपका 10% शेयर है, 10 लाख रुपए का डिविडेंड दूंगा, 15% टैक्स कटेगा, राइट? आपको मिलेंगे 8.5 लाख रुपए। बट आपको नजर आ रहा है कि मेरे बिजनेस के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो मैं इसको अपने पास रखता हूं, उसको कंपाउंड करता रहता हूं। जब मैं एक ऐसी स्केल पे पहुंच जाऊंगा जब मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत नहीं है, ये करोड़ रुपए के नफे को 6-8 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा, तब मैं आपको डिविडेंड दूंगा। आज करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आपका शेयर 10 लाख रुपए है,
7-8 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में 70-80 लाख रुपए होगा, तो क्यों टैक्स कटवाएं? सो डिविडेंड इज जस्ट पार्ट ऑफ शेयर होल्डर रिटर्न. आई डोंट लीव स्टॉक्स जस्ट बिकॉज के वो डिविडेंड नहीं दे रहा है. सो ऑल इन ऑल दिस इज द लास्ट स्टेप. इंपॉर्टेंट है बट लास्ट स्टेप है. पहला स्टेप क्या था फुरकान के लिए? टू फाइंड अ गुड कंपाउंडर, रेवेन्यू ग्रोथ, आइडियली फ्रॉम दोस कंपनीज जो जितना बनाना चाहे बनाए, जितने में बेचना चाहे बेचे. अनलॉक, ओपन. नंबर 2, मार्जिन, कंसिस्टेंट लेकिन कॉस्ट के अंदर कोई एडवांटेज. एंड नंबर 3, शेयर होल्डर रिटर्न. मेरा कैपिटल जो मैंने दिया है उसको सही तरीके से रिटर्न में कन्वर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे. कोई भी मुल्क, कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी, ये 3 चीजें हैं, दे आर द कंपाउंडर. तो मतलब फुरकान भाई आप वैल्यूएशन, पी मल्टीपल्स वगैरह वगैरह नहीं देखते हैं, ऐसे कंपाउंडर्स के लिए नहीं. मेरे साथ कैलकुलेशन कर, अगर मुझे ऐसी कंपनी मिल जाती है जो कि ऑफ कोर्स चांस है कि 20-20% पे ग्रो करे बिकॉज एवरीथिंग इज सॉलिड, एडवांटेजेस हैं. 2 रुपए की आज अर्निंग है, 15 साल बाद इस कंपनी की अर्निंग्स कितनी हो जाती है? 31 रुपए. कितनी? 31 रुपीज. आज 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक कितने का होगा? 2 रुपए वाली अर्निंग वाला स्टॉक 20 रुपए का. अगर 15 साल आगे आधा पी मल्टीपल भी हो जाता है तो भी 150 रुपए की वैल्यू बनती है, 8 गुना ज्यादा. और अगर 10 का पी मल्टीपल लगता है तो 310 रुपए, यानी 16 गुना ज्यादा. भाई मैं 8 में भी बहुत खुश हूं. दैट इज वाई वॉरेन बफे जब अच्छी कंपनीज की बात करता है, कंपाउंडर्स की बात करता है, तो 99% ऑफ द टाइम बिजनेस की बात करता है. सिर्फ 1% ऑफ द टाइम, कभी कर दी तो कर दी, वैल्यूएशन की बात. कंपाउंडर्स में वैल्यूएशन बहुत टाइम बाद मैटर करती है, और करती भी है तो 4-5%. अब एक आखिरी सीक्रेट देता हूं और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा. ऐसी कंपनी को ना मार्केट को 15 साल नहीं लगते हैं वैल्यू देने. हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट इसको वैल्यू दे, उससे पहले हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करके अच्छी कंपनी निकालें. और जैसे ही मार्केट को ये स्टेप समझ में आ गए ना, बहुत जल्दी वैल्यूएशन मिल जाती है. आई होप मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क आपको अच्छा लगा होगा. बहुत खुशी होती है आप लोगों से यूट्यूब पे मिलके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.